बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स। अब जो ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स के अंदर एच पायलोरी आता है, विब्रियो कॉलरा आता है और कंपाइलोबैक्टर जेजनी आता है। सबसे पहले हम एच पायलोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि ट्रिपल पॉजिटिव होता है। ट्रिपल पॉजिटिव कर्व्ड फ्लैजिलेटेड रॉड होता है। ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब ये है कि कैटलिस पॉजिटिव भी है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है, यूरिएज पॉजिटिव भी है और ये आपकी एंट्रम को कॉलोनाइज कर जाता है। ठीक है, स्टमक का जो एंट्रम होता है वहाँ पे कॉलोनाइज करता है एच पायलोरी। ये ट्रिपल पॉजिटिव होता है, कैटलिस पॉजिटिव भी होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है और यूरिएज पॉजिटिव भी होता है। ये पीएच अगर 2.5 से भी कम होगी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करता है। लो पीएच के ऊपर सर्वाइव करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा। जब आपकी पीएच 2.5 से कम होती है तो ये सर्वाइव करता है। इसके लिए जो विरुलेंस होती है वो कैग ए और वैग ए, दो जीन्स होते हैं जिससे इसकी विरुलेंस होती है। एक कैग ए जीन होता है, एक वैग ए जीन होता है। रिस्क फैक्टर्स में एक्वायर्ड होता है, बच्चों के अंदर एक्वायर्ड हो जाता है, चाइल्डहुड के अंदर जिनका पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसमें एच पायलोरी हो जाता है। पुअर हाइजीन की वजह से, ओवर कार्डिंग या फिर रेस्टोरेंट मील कंजप्शन की वजह से भी आपको एच पायलोरी हो जाता है। अब एच पायलोरी जो है ट्रिपल पॉजिटिव था, फ्लैजिलेटेड रॉड है, कर्व्ड होता है और फ्लैजिलेटेड रॉड होता है, कैटलिस पॉजिटिव होता है, यूरिएज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। एच पायलोरी आपकी स्टमक की एंट्रम को कॉलोनाइज करता है। ये 2.5 से कम पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। इसके विरुलेंस फैक्टर कैग ए और वैग ए होता है। रिस्क फैक्टर ये बच्चों के अंदर कम्युनिटी कॉमनली एक्वायर्ड होता है, चाइल्डहुड के अंदर, पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के अंदर, पुअर हाइजीन वाले लोगों के अंदर, या जहाँ पे ओवर कार्डिंग होती है, अगर आप रेस्टोरेंट फूड बहुत ज़्यादा लोगे तो उनको एच पायलोरी की इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है। डिजीजेस में ये गैस्ट्राइटिस कराता है, अल्सर कराता है और कैंसर में माल्टोमा कराता है। अब जो पेप्टिक अल्सर होता है ना वो आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, कॉमनली लोकेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होती है और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर। अगर तो आपको पेप्टिक अल्सर होगा तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इन्वॉल्व होता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर आपका जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। और माल्टोमा में आपको म्यूकोजा, माल्टोमा आपका बेसिकली म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा होता है। ठीक है, जो माल्टोमा होता है वो आपका म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा होता है जो कि एच पायलोरी की इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स में पेशेंट को डल एब्डोमिनल पेन होगा जो ज़्यादा रात के वक्त होता है। पेशेंट को ब्लॉटिंग होती है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, बैड ब्रेथ आती है, इनडाइजेशन डेवलप हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड उसका वेट लॉस होगा और साथ उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस पे दो तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक इन्वेसिव होती है, नॉन इन्वेसिव होती हैं। इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन में हम यूरियस टेस्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि यूरियस पॉजिटिव है तो यूरियस टेस्ट में ये आ जाता है। बायोप्सी हम करा सकते हैं, कल्चर कराते हैं और पीसीआर कराते हैं, लेकिन जो ब्लड कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है एच पायलोरी की इन्फेक्शन के लिए। जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है इसमें आपको यूरिया ब्रेथ टेस्ट आता है और सीरोलॉजी हम करा सकते हैं या फिर हम स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं। ठीक है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कराते हैं। आप इरेडिकेशन के लिए जो टेस्ट होता है ना, इरेडिकेशन के लिए आपने यूरिया ब्रेथ टेस्ट को करना होता है जिसमें आप सीरोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे, आप स्टूल एंटीजन को यूज़ करोगे। ठीक है, स्टूल एंटीजन टेस्ट हम कराते हैं, सीरोलॉजी कराते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कराते हैं नॉन इन्वेसिव टेस्ट में। अब जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है उसके अंदर आपने सीरोलॉजी को यूज़ नहीं करना, आपने जो स्टूल एंटीजन होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सीरोलॉजी आप तब यूज़ कर सकते हो अगर तो उसने कभी भी आपने एच पायलोरी की ट्रीटमेंट पहले नहीं कराई हुई। ठीक है, अगर तो नेवर ट्रीटेड एच पायलोरी तो फिर आप सीरोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टूल एंटीजन को यूज़ करना होता है जब आप इरेडिकेशन के लिए टेस्ट कर रहे होते हो। अब इसके लिए ट्रीटमेंट जो होता है ना वो क्वाड्रपल थेरेपी भी होती है या फिर ट्रिपल रिजीम को भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो जो क्वाड्रपल थेरेपी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, लेकिन कॉमनली ट्रिपल रिजीम को यूज़ किया जाता है 14 डेज़ के लिए। ट्रिपल रिजीम के अंदर आपकी एपीसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इसमें हम एमॉक्सिलिन देते हैं, एमॉक्सिसिलिन देते हैं, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं और साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं, एपीसी देते हैं। अगर तो कोई एमॉक्सिसिलिन से एलर्जिक होगा तो हमने मेट्रोनिडाजोल को यूज़ करना होता है, उसमें हम क्वाड्रपल रिजीम को यूज़ करते हैं जिसमें हम ठीक है तो मेट्रोनिडाजोल को यूज़ करेंगे। दूसरी होती है आपकी क्वाड्रपल रिजीम, एक हमारी होगी ट्रिपल रिजीम, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रपल रिजीम। क्वाड्रपल रिजीम के अंदर हम एपीसी के साथ मेट्रोनिडाजोल को यूज़ करते हैं या फिर हम टॉम रिजीम को यूज़ करते हैं जिसमें जो कि बिस्मिथ रिजीम होती है उन लोगों के लिए जो क्लैरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंट होते हैं। अब आपने क्या करना है, एपीसी प्लस मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, एपीसी में क्या आ जाएगा, एमॉक्सिल देंगे, पीपीआई देंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे और मेट्रोनिडाजोल, ये 4 ड्रग्स दे देते हैं क्वाड्रपल रिजीम के अंदर। ठीक है, और ट्रिपल रिजीम के अंदर हम सिर्फ 3 ड्रग्स दे रहे थे जो कि एपीसी थी, एमॉक्सिल थी, पीपीआई थी और क्लैरिथ्रोमाइसिन थी। अगर तो एमॉक्सिल से एलर्जिक है तो फिर आपने मेट्रोनिडाजोल दे देनी है। अब इसमें जो 4 ड्रग्स होती हैं अगर उसके अंदर कोई पेशेंट अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो जाए, कि क्लैरिथ्रोमाइसिन से जो बिस्मिथ रिजीम होती है फिर उसको हम यूज़ करते हैं जो कि क्लैरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस डेवलप जिनको हो जाती है, हम उनके लिए टॉम यूज़ करते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन होती है, साथ आपकी पीपीआई में ओमिप्राजोल होगी, आप मेट्रोनिडाजोल को यूज़ करोगे और साथ आप बिस्मिथ को यूज़ करते हो, इसलिए हम इसको बिस्मिथ रिजीम कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं एच पायलोरी की इन्फेक्शन से, पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है जो कि ब्लीड करेगा, पेप्टिक अल्सर आपका ब्लीड कर सकता है, परफोरेट कर सकता है, इवन ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। आपको गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क होता है जिसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा कहते हैं और ये ओनली ट्यूमर है जिसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। अब आता है विब्रियो कॉलरा।
विब्रियो कॉलर भी आपका ग्राम नेगेटिव कॉमा शेप रॉड होता है या फिर कर्व्ड रॉड होता है। अब ये कॉमा शेप्ड ऑक्सीडेज पॉजिटिव फ्लैजिलेटेड एसिड लेबाइल रॉड है। ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है विब्रियो कॉलर, और ये अल्कलाइन मीडियम में रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में अच्छा ग्रो करता है, अल्कलाइन मीडियम में रेजिस्टेंट होता है। ये ज़्यादातर हमें सी फूड से मिलता है, जो कि फिश वगैरह खाने से या फिर कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से विब्रियो कॉलर डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से आपको वाटरी डायरिया होगा और आपको राइस वाटर स्टूल्स हो जाते हैं। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट को फैटल भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, साथ एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। उसके बाद आता है विब्रियो वल्निफिकस। विब्रियो वल्निफिकस आपका नेक्रोटाइजिंग स्किन इन्फेक्शंस कराता है कंटेमिनेटेड सी वाटर की वजह से। CLD वाले पेशेंट्स के अंदर, क्रॉनिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर कंटेमिनेटेड सी वाटर से अगर कांटेक्ट होगा तो उनको नेक्रोटाइजिंग स्किन इन्फेक्शन कराता है विब्रियो वल्निफिकस। उसके बाद आता है कंपाइलोबैक्टर जेजेनी। जो कंपाइलोबैक्टर जेजेनी होता है, ये आपका एस शेप्ड या फिर कॉमा शेप पोलर फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करता है। ये मेजर कॉज होता है ब्लडी डायरिया की बच्चों के अंदर जो अंडर कुक मीट खाते हैं या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क जिन्होंने लिया हुआ होता है। ये GBS के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। कंपाइलोबैक्टर जेजेनी GBS के साथ एसोसिएटेड होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, और मैक्रोलाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जिसमें आपकी एरिथ्रोमाइसिन आती है और एजिथ्रोमाइसिन आती है।